बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ वंस अगेन आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल करूँगा कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आप फ्रॉड से बच सकेंगे। कोविड-19 से पहले भी, ड्यूरिंग कोविड-19 और अभी आजकल भी पीक पे चला गया फ्रॉड। वीज़ाज़ का फ्रॉड जो है पीक पे चला गया है। उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने आज, जो है वो उसकी डिटेल में बताऊँगा कि डिफरेंट वीज़ा जो मेरे पास आते हैं आजकल, लोगों से फ्रॉड कैसे हो रहा है। ऑलरेडी मैं इस पर एक पहले डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, बट ये कि आज दोबारा मैंने कहा उससे मज़ीद डिटेल ज़्यादा आगे चले जाएँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तरफ। डिफरेंट ममालिक के जो वीज़ाज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बयान किया है, हर वीडियो में बयान करता हूँ, हर जो क्लाइंट आता है उसको बताता हूँ कि वीज़ा जो है वो कोई एजेंट कंसल्टेंट लेकर नहीं दे सकता। वीज़ाज़ अप्लाई होते हैं एम्बेसी में, इसका एक लीगल प्रोसीजर है, उससे गुजरना पड़ता है। मैं कई मिसालें देता था। एक मैंने मिसाल दी स्कूल की, बच्चा पहले स्कूल जाता है, एडमिशन पहले लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद वो स्कूल में जाता है, क्लास में बैठता है, टीचर पढ़ाता है, उसके बाद बच्चा टेस्ट में या फेल होता है या पास होता है। एक लीगल प्रोसीजर से चला वो। इस मिसाल को भी कई लोगों ने, वो कई एजेंटों ने कॉपी करके वो मिसाल बना दी कि वो आप मतलब मेरी मिसाल को कॉपी करके लोगों ने जाना वो अपने क्लाइंट को बताना शुरू कर दिया। ये भी क्लाइंट ने मुझे बताया आके। इसी तरह वीज़ा अप्लाई होता है। एम्बेसी मौजूद है, हाई कमीशन मौजूद है, उनका वीज़ा जो उनका वीज़ा सेंटर है, कौंसलर सेक्शन मौजूद है, उसके थ्रू अप्लाई होता है। कुछ एम्बेसीज ऑनलाइन सबमिशन होती है, कुछ एम्बेसीज की आप बाय पेपर सबमिट करते हैं। कुछ एम्बेसीज के स्टिकर वीज़े हैं, कुछ ममालिक के पेपर वीज़े हैं। इस टाइम दुनिया में मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं वो स्टिकर वीज़े पे चल रही हैं। दोस्तों फ्रॉड कैसे होता है आप लोगों के साथ, हम उस पर आते हैं। फ्रॉड कैसे होता है, कैसे बचा जाए फ्रॉड के अंदर। देखिए आजकल जो फ्रॉड चल रहा है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कनाडा का वर्क परमिट पे चल रहा है। जितनी कनाडा सहूलतें वहाँ से दे रहा है उतने ईजिली फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के साथ। हालांकि ऑपोजिट चल रहा है। जितना ईजिली वो आपको कनाडा बता रहा है कि अप्लाई करें, उतने ही ईजिली आप लीगल भी जा रहे हैं, आप फ्रॉड की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे? देखिए फ्रॉड 5 तरह के फ्रॉड होता है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, और आपने इससे बचना है। मेरा सिर्फ बताने का मकसद ही आप बचना है। यकीन करिए मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा आप लोगों का है। आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा, आपने अपने घर वालों को टेंशन नहीं देंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। जब ऐसे कोई बंदा बात कर रहा होगा उस बंदे को पकड़ सकेंगे आप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग देख रहे हैं इस टाइम कि इस वीडियो को जितना फैला सकते फैलाएँ। ये इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, नहीं मिलेगी। कोई नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं चाहता कि आपकी अपने वो क्या कहते हैं अपना दरवाज़ा बंद करे। कोई भी नहीं चाहता अपना कारोबार इस तरह एक्सपोज करे, कोई भी नहीं चाहता। मैं डिटेल में जा जाता, मुझे कॉल्स आई हैं कि आप इतनी ओपनली मत बात कह रहे हैं। और कॉल्स कहाँ से आई है? ये रिसेंट कॉल आई है, ये लाहौर के एक इदारा है वहाँ से कॉल आई है कि जी आप इतना ओपन ना करें, हमारा काम ख़राब होता है। मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता, तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। कनाडा का फ्रॉड, मैं फिर यूएसए पे आऊँगा, फिर मैं शेंजन पे आऊँगा, फिर बाकी ममालिक पे आऊँगा। मैं कनाडा का फ्रॉड वीज़ा कैसे लगता है आपका। देखिए एजेंट 2 तरह के एजेंट होते हैं। एक एजेंट कहता है जी वो आप जो डन बेस कहते हैं, वो कहता है क्या कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है डिपेंड करता है कि उसमें डन बेस में भी 2-3 कैटेगरीज है। मैं उस पर भी आस्ता आस्ता आऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट बिलीव मी बहुत 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 इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, मुफीद वीडियो है, फ़ायदा है आप लोगों को इस वीडियो का। फर्स्ट नंबर 1 टॉप जो डन बेस एजेंट है, पॉइंट नंबर 1, एक वो एजेंट होता है जो कहता है जी मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, मुझे पासपोर्ट चाहिए आपका और मैं आपको वीज़ा लगवा के दे दूँगा। आप कहते हैं ठीक है, मुझे ख्वारी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर में वीज़ा मिल जाएगा आपका। वो पासपोर्ट लेता है आपसे, वो 2-4 दिन जो 4 महीने जो टाइम होता है घुमाता है, आप उससे डन कर लेते हैं जी कि मैं आपको जो है वो 30 लाख 32 लाख 35 लाख 50 लाख तक भी रेट गया कनाडा का, जाता है कनाडा का रेट। आप कहते हैं ठीक है जी मैं एग्री हूँ, टर्म्स कंडीशन तय कर लेते हैं आप कि जी वीज़ा आपको देंगे, मैं पेमेंट दूंगा। आप कहते हैं ठीक है, आप एग्री हो जाते हैं, क्योंकि उसने 2 बातें से सुनाई होती हैं आपको कि जी वीज़ा मसला ही कोई नहीं है, मेरे 10 बंदे गए हैं, मेरे वो फलां बंदे गए हैं। वो टॉपिक ड्रामा पूरी एक फिल्म होती है, वो सुनाते हैं, आप यकीन कर लेते हैं। वीज़ा आपका वो अप्लाई जो करता नहीं, खैर वो वीज़ा लगा के देता, स्टिकर दे देता आपको पासपोर्ट के ऊपर। आप कहते हैं ना नकल की भी अकल चाहिए होती है। वीज़ा को दे देते हैं, अब चेक कहाँ से कराएंगे आप? पहली बात चेक करवाएंगे क्यों? जब एक रूल बन गया एम्बेसी ने, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने या बाकी गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा वीज़ा विदाउट बायोमेट्रिक नहीं ले सकते आप, एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है।
आपने ना बायोमेट्रिक करवाए, ना कहीं गए, आप वीज़ा लग गया, तो इसका मतलब फेक है, 102% फेक है। आपको वो दिखा देता है, आपको इतनी तसल्ली दे देता है कि आपको मजबूरन पेमेंट दे देते हैं उसको आप, और उस पर आप जो है वो बाद में पछताते हैं। एक ये एजेंट है, इससे बचें। दूसरा एजेंट होता है डन बेस, जो आपसे लेता है, वो कहता है जी मैं आपको डॉक्यूमेंट रेडी कर दूंगा, वो नॉर्मल से फीस लेता है आपसे, डॉक्यूमेंट रेडी करके जारी फेडेक्स में आप कहते हैं जाके सबमिट करवाएं, आप सबमिट करवाते हैं, आप डॉक्यूमेंट देखते हैं, कहते हैं यार बड़ी बात है, बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट, इतना दत्ता दे देता है फाइल्स का आपको। आप जाते हैं जारी फेडेक्स में फाइल सबमिट करते हैं, वो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक होते हैं, फीस ऑलरेडी कैश आप पे करते हैं, और वो आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। वो कहते हैं जी वीज़ा मेरी बात हुई हुई है, मैं आपको वीज़ा लगवा के दूंगा। 25-30 लाख वो भी ले लेता है। फ़ीस कुछ लोग खुद पे करते हैं, एजेंट मोस्टली पे नहीं करते, वो एंड पे आपको ही पे करना पड़ती है फ़ीस, और फाइल चार्जेस वो ले लेते हैं, जो भी नॉर्मली फाइल चार्जेस होते ले लेते हैं। आपको पता है फेक डॉक्यूमेंट कितने हैं उसके अंदर? 90% फेक डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर, बाकी मैं 99% बोलूँ झूठ नहीं होगा। क्यों? नुकसान क्या है आपको नुकसान क्या है? मसला पैसों का नहीं है, मसला नुकसान यहाँ पे है कि जो फाइल बनती है उसमें फ़ेक डॉक्यूमेंट है, फ़ेक डॉक्यूमेंट आपके नाम पेश होते हैं। जो लगाएगा फेक लगाएगा, वो करते क्या है, वो किसी होटल का किसी चीज़ का आपको मालिक बना देते हैं, ना आप उसके मालिक होते हैं, ना आपको पता होता है, आपको पता ही नहीं होता उसने डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, आपको बिल्कुल नहीं पता होता। वो फाइल लेता है, जाओ जमा करा दो। ये तो वो लोग हैं जो पेपर में जमा करवाते हैं, मैं ऑनलाइन पे आता हूँ अभी, पेपर में आप जमा करवा देते हैं, बल्कि जो डन बेस एजेंट होता है वो पेपर में अप्लाई नहीं करवाता, 99.9% पेपर में अप्लाई नहीं कराता, क्योंकि अपना झूठ कभी नहीं दिखाएगा आपको, वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। बट हम पेपर में चलते हैं, फर्स्ट पेपर अप्लाई कर दिया आपने, जहाँ बायोमेट्रिक करवा दिया, बायोमेट्रिक के बाद वो कहता है जी कि चलें मेरी गल होगी तो वो लग जाएगा वीज़ा, जो भी तरीक़ाकार है। आप महीना वेट करते हैं, 2 करते हैं, फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर वीज़ा नहीं मिलना आपको। वो जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है फॉर्म के अंदर, वो ईमेल एड्रेस होता है, वो ईमेल एजेंट का होता है। मोस्ट ऑफ द मैसेज जो वो ईमेल करती हैं, इंटरव्यू कॉल बहुत छोटी मैसेज करती हैं, बड़ी मैसेज नहीं करती आजकल, मोस्ट ऑफ द मैसेज का इंटरव्यू ही नहीं है आजकल। तो वो आपको जनाब ईमेल करती है। कनाडा का सिस्टम डिफरेंट है। कनाडा का सिस्टम ये है कि जब केस सबमिट करते हैं, आपके जो फिंगरप्रिंट होते हैं, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जमा नहीं होता, आप सिर्फ ओरिजिनल लेकर जाते हैं बायोमेट्रिक के लिए। आपका बायोमेट्रिक जब हो जाता है उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। फिर एम्बेसी टाइम लेती है, जो 15 to 60 डेज़ होता है, उसमें रिप्लाई करती है। अब उसके अंदर एम्बेसी आपको ईमेल करती है, अगर उन्हें वीज़ा देना हुआ आपको ईमेल आती है, प्लीज़ सबमिट योर ओरिजिनल पासपोर्ट। आप ही ओरिजिनल वो प्रिंट लेकर आप ओरिजिनल पासपोर्ट ले जाकर जेरी फेडेक्स में ही जाके दोनों पेपर सबमिट करते हैं, तो आपका वीज़ा 4 से 5 दिन बाद स्टिकर लग के आ जाता है आपके पास। ये होता है जेन्युइन केस का। अगर आप वीज़ा ना देना हो तो वीज़ा का रिजेक्शन जो लेटर होता है वो आपकी ईमेल में ही आ जाता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ईमेल में ही आ जाता है। ये एक पॉइंट है। फ्रॉड कैसे होता है यहाँ पे, आप ये जेन्युइन केस, अब फ्रॉड कैसे होता है? आपने बायोमेट्रिक करा लिया, आप वेट कर रहे हैं, एक वो एजेंट होगा जो कहेगा जैसे आप बायोमेट्रिक करा लिए, आप वो बाहर खड़ा होगा, आपके पासपोर्ट दे दें जी मुझे, आप पासपोर्ट आप दे देंगे, आप कहेंगे हाँ जी मेरी बात हुई भी है, पासपोर्ट दे दें, आप पासपोर्ट पकड़ा देते हैं उसको। उसके बाद क्या होता है, वो 2-4 दिन या 10 दिन घुमा के स्टिकर लगा देते हैं, नहीं पास वीज़ा लग गया आपका। अगेन आप कहते हैं जी कि मेरे पेपर भी जमा हुए हैं, बायोमेट्रिक भी हुए हैं, इसका मतलब है ये वीज़ा जेन्युइन है। नो, गलत है। जब मैंने बोला आपको कि एम्बेसी ईमेल करती है आपको कि प्लीज़ अपना डॉक्यूमेंट्स जेरी में सबमिट करवाएं, तो आपने पासपोर्ट एजेंट को क्यों दिया? पहली बात, वो ईमेल किधर है? वीज़े की कन्फर्मेशन कहाँ है आपकी? ईमेल कहाँ है जिस पे आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं? उसको फेक हो गया ना, क्योंकि आपने तो ईमेल ही नहीं है आपको आई ना, आपको जेरी से और ईमेल कौन करता है? इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन, एम्बेसी से ईमेल नहीं आती। कैनेडियन इमिग्रेशन की अपनी साइट है, उससे ईमेल आती है आपको कि प्लीज़ सबमिट योर पासपोर्ट। मैं एक और आपके साथ बयान करूँगा एंड पे, ईमेल भी फेक बनाई गई है। हमारे 2 क्लाइंट हैं गुजरात के थे, ईमेल तक फेक बनाई गई है। मैं आपको उसकी जो है ना वो एंड पे बताऊँगा डिटेल क्या, उससे बचना आपने। CIC की ईमेल होती है, उसमें मैंने एंड पे स्पेलिंग चेंज की है, मैं सारी डिटेल एंड पे बताऊँगा आपको। तो आप जब तक ईमेल नहीं आती, आप तब तक वीज़ा आप नहीं लेंगे। वो एजेंट कहते हैं जी मेरी बात होगी, वीज़ा लग लिया, वो वीज़ा आपको फेक दे देता है, वो भी फेक वीज़ा होता है। आप चेक कैसे करवाते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल उसको बात को मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई कैसे होता है, पता नहीं होता कि वीज़ा अप्रूव कैसे होता है, उन लोगों को पता नहीं होता। इनसे बचें, ऐसे नहीं अप्लाई होता। ये 2 कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी वो एजेंट जो ऑनलाइन अप्लाई करता है, डन बेस एजेंट ऑनलाइन अप्लाई करता है। आपने पासपोर्ट दिया, डॉक्यूमेंट्स ने वही डॉक्यूमेंट बना दिए, उसने फेक डॉक्यूमेंट बना के अप्लाई कर दिया। जब उसने अप्लाई किया तो जो डॉक्यूमेंट सारे स्कैन जाते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि उसने स्कैन क्या लिखा, उसने आपको डॉक्टर बनाया या उसने आपको इंजीनियर बनाया या उसने आपको क्या बनाया, आपको बिल्कुल नहीं पता, और ना वो बताता है आपको एजेंट। मैं जेन्युइन बात बताऊँ, जितने कॉलें मुझे आती हैं एजेंट्स की, क्लाइंट्स की आती है, नहीं, जब आप सवाल पूछते हो पता नहीं होता उनको। देखिए एजेंट कभी भी आपसे अपनी रोज़ी का कहते हैं
पॉइंट्स नहीं बताएगा आपको। ये तो चले अल्लाह पाक का करम है, हम पे ख़ास करम है, हम ओपनली बात कर रहे हैं, कोई नहीं बताता आपको ये बात, ये जेन्युइन बात है। आपको ऑनलाइन इसने अप्लाई करवा दिया, जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फीस आप ऑनलाइन पे करते हैं, बायोमेट्रिक लेटर फिर भी निकलाता है, आप जनाब अगेन वही जाके बायोमेट्रिक करते हैं, आपको तब भी नहीं पता होता यार कि मैंने अप्लाई किस बेस पे किया है, कौन सा वीज़ा है, वो एजेंट कहता है आपको ताल्लुक नहीं है। बायोमेट्रिक करते हैं, दोबारा आप आते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, वो आपसे फेक डॉक्यूमेंट होते हैं। देखिए फेक डॉक्यूमेंट के ऊपर कनाडा बैन करता है, आपको रिजेक्ट नहीं करता। फेक डॉक्यूमेंट कनाडा 5 to 10 ईयर्स बैन करता है। अब जो फॉर्म के अंदर डिटेल्स होती हैं वो आपकी नहीं होती, ईमेल एजेंट अपना डालता है, मोबाइल नंबर अपना डालता है ताकि कोई क्वेश्चन आंसर हो। अब वो बैन लेटर ईमेल में आएगा, वो कभी नहीं बताएगा एजेंट आपको बैन हुए हैं। आप क्यों बताएगा आपको बैन हुए हैं? नुकसान तो नहीं करेगा। वीज़ा आ रहा है, वो 6 महीने साल गुजार देता है आपको, आप भी भूल जाते हैं, वो भी भूल जाता है, ना आप पूछते हैं ना वो पूछते हैं आपका बैन। अब इशू प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि आपको इतनी झूठी तसल्लियाँ दी जाती हैं, आप ऑलरेडी परेशान होते हैं, दूसरी बात वो आप कितनी सबस बाग दिखाता है, आप उसकी बातों में आ जाते हैं। ना आया करें प्लीज़, दुनिया ऐसे नहीं चलती, दुनिया एक प्रॉपर तरीके के साथ चलती है। ऑनलाइन वीज़े अप्लाई होते हैं एम्बेसी के अंदर, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाद बहुत अच्छे लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचें। बायोमेट्रिक होने के बावजूद अगर आपको वीज़ा उसने देना हुआ तो बोले जी मुझे वो ईमेल दिखाएं जहाँ से मेरा अप्रूवल आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोले कि वो ईमेल हमारी डाले, ईमेल आपकी डाले, ताकि सारी कॉरस्पॉन्डेंस आपकी ईमेल में आए, वहाँ से कंफर्म हो आपको वीज़ा मेरा लगा कि नहीं लगा। ये तो हो गया दोस्तों इसके बारे में। अगेन विजिट वीज़ा हो या वर्क परमिट हो, तरीके कार अप्लाई करने का ही है, उससे बचें, ऐसे लोगों के साथ डील मत करें। आते हैं जी एडवांस। कुछ लोग समझते हैं कि जी जिसको एडवांस पे करते हैं वो ठीक नहीं होता, वो विदाउट एडवांस वाला वो गलत होता है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं हर क्लाइंट को फ़ोन पे यहाँ पे आते हैं बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये कंसल्टेंट हम चार्ज करते हैं 50,000 रुपये करते हैं, वटेवर जो भी करता है, हर बंदे की अपनी फ़ीस है, वो 20,000 चार्ज करता है, इसके बेसिक फ़ीस 25,000 है। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोग 30-30 लाख रुपये का एग्रीमेंट किस बात पर करते हैं? 30 लाख किस चीज़ का एग्रीमेंट कर लिया उसने? 30 लाख आपने इसलिए किया कि वो वीज़ा वो एडवांस ले रहा है आपसे। आपको पता है कि आप 50,000 रुपये बचाने की खातर जो दूसरे अच्छे कंसल्टेंट या एजेंट बैठे हुए हैं, आप उनको जेन्युइन फीस, जेन्युइन कंसल्टेंसी देने के बजाय आप फेक वीज़े के ऊपर 10 से 15 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। आपको पता है इस बात का कि 50,000 बचाने की खातर, जेन्युइन काम से 50,000 बचाने की खातर आप 10 से 15 लाख रुपये फेक काम पे दे देते हैं। फेक काम देने के बाद फेक होता है, उसमें तो कुछ ट्रैवल नहीं कर सकते आप, लिहाजा क्यों करते हैं ये काम? एक चीज़ की कीमत 1 रुपया है, 1 रुपये की कीमत है, इसके 10 रुपये क्यों पे कर रहे हैं आप? वजह क्या है पे करने की? या तो बहुत ही वो कन्फर्म कर रहे हैं चीज़ों को, मैं तो नहीं एग्री करता इस बात की भी कंफर्मेशन दे रहा हो। मैंने एक बात एक एजेंट से की, एक क्लाइंट को बोला था अगर एजेंट 50 लाख की वीज़ा देता है आपको, उसको बोले ठीक है मैं 50 देता हूँ, एग्री हो देता है। बोले करोड़ रुपये का चेक आप मुझे दे दें वापस, करोड़ रुपये का, जितनी गारंटी दे रहे हो वीज़ा की, करोड़ रुपये का चेक मुझे दो, मेरा वीज़ा ना लगा मैं करोड़ तुमसे लूँगा। अगर वो जेन्युइन बंदा हुआ, अगर उसकी सेटिंग हुई, वीज़ा वो लगवा सकता हुआ, वो करोड़ रुपये का चेक देगा आपको, क्योंकि पता है उसको कि यार मैं लगवा दूंगा। अगर फेक हुआ वो कभी बात भी नहीं मानेगा आपकी, यहाँ से फेकनेस स्टार्ट हो जाती है आपकी, यहाँ से 2 नंबर लोगों का बात चल जाता है आपको, लिहाजा बचे। दूसरा हम आते हैं यूएसए की तरफ। यूएसए में हाँ एक और बात मैं बोल गया यहाँ, कनाडा का फर्स्ट टाइम जो बायोमेट्रिक करवाते हैं आप लोग, तो वो 10 ईयर तक वैलिड होता है आपका बायोमेट्रिक। 10 साल तक आपको बायोमेट्रिक कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा जरिस पैडस जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोबारा जाना है आपने तो आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, बायोमेट्रिक नहीं होने। यहाँ से एजेंट फ़ायदा उठाता है आपसे। आपका रिजेक्टेड केस है, आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जी मेरा केस रिजेक्टेड है, वो कहता है कोई मसला नहीं है, तो अच्छी बात है। वो उसके लिए फ़ायदा क्या हुआ, उसको पता है कि मैं केस इससे ले लूँगा, इसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं पासपोर्ट डायरेक्ट ले लूँगा, बजाय कि मैं केस अप्लाई करूँ, ये बायोमेट्रिक कराए। ये केस वो कहता है जी मुझे आप दे दें, पासपोर्ट दे दें, मैं लिखवा दूँगा। आप कहते हैं बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं है आपको। वो इससे फ़ायदा उठाता है कि बायोमेट्रिक नहीं है, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इससे कुछ बनू के स्टिकर लगा के दे देता है आपको। ऐसे लोगों से बचें, कोई फ़ायदा नहीं है। यकीन करें वो थोड़ा सा लालच देते हैं आप लोगों को, उस लालच में आप लोग आ जाते हैं और अपने फैमिली का भी नुकसान करते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं और अपनी टेंशन दे देते हैं आप अपने फैमिलीज़ वगैरह को। आपके बाप ने जो भी बहन भाई हैं बड़ी मेरे से पैसा कमाया होता है, मेरे भाई 10 से 15 लाख रुपये को आम चीज़ नहीं है यार। अगर फेक डॉक्यूमेंट भी देने हैं तो आप खुद जाकर स्टिकर बनवा लें, गुजरात से हर जगह स्टिकर बन जाता है। ऐसे चक्करों से बचें, बल्कि जब फ्रॉड होता है आपके साथ एक्सपोज करें उस बंदे को, वीडियो बनाए उस बंदे के खिलाफ, लगाएं, बताएं लोगों को, ताकि अल्लाह पाक फरमाते हैं वो चीज़ जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने भाई के लिए पसंद करें। हदीस है हिब्बिल नफ्सिक मत हिब्बिल अखीक, जो आपको पसंद है अपने भाई के लिए पसंद करें। अगर फ्रॉड हुआ तो बचाएं लोगों को, बताएं लोगों को। यहाँ शर्म हमारी बताते कोई नहीं है, गलत बात है। शायद वो बंदा क्या कहते हैं अगर आपसे फ्रॉड कर रहा हो, किसी और बच जाए, उसकी दुआ लग जाए आपको। लिहाजा
काफ़ी डिटेल दे चुका हूँ उसके बारे में, कनाडा के बारे में मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई होंगी। अब आएँ ज़रा USA के बारे में। USA अगेन इंटरव्यू के बगैर तो नामुमकिन सी बात है। USA के वीज़ा इंटरव्यू के बगैर नहीं मिल सकता, आपने इंटरव्यू देना ही देना है। जो बायोमेट्रिक कनाडा के बगैर नहीं होता, इस तरह USA का इंटरव्यू के बगैर वीज़ा नहीं मिलता। इंटरव्यू उसमें भी फ्रॉड है, वो कैसे है? आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एजेंट कहता है जी मेरी बात हो गई है, विंडो नंबर फला पे जाना है, हालांकि इस तरह होता कुछ भी नहीं है। वो आप टोकन लेते हैं, वो कोई ना कोई विंडो पे आपकी बारी आ जाती है, वो आप जाते हैं, इंटरव्यू पास कर लिए, वीज़ा मिल जाता है आपको। नहीं किया, बाहर आते हैं, वो कहते हो नहीं पास होया, वो बंदा सीट थी नहीं सी, या बंदा मौजूद नहीं था, या आप गलत विंडो में चलेंगे, कोई बात नहीं, पासपोर्ट देते मेरी बात होगी, मैं लगवा दूंगा वीज़ा। झूठ यार, आपने क्या समझा हुआ? मेरे पास एक बंदा आया था, मैं यहाँ से 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एजेंट था, कहता है मैं अब उसको मुंह में जानता नहीं था कि मैं एम्बेसी में जॉब करता हूँ, मेरे सारी इन्फॉर्मेशन है, वो समय क्लाइंट है नॉर्मल, उसको मैंने कहा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। अब झूठ का लेवल चेक करें, झूठ का लेवल यह तक है, वो कहता है सर कि मैं जब आप US एम्बेसी के अंदर जाएंगे, मैं बाहर गाड़ी में सिस्टम लेके बैठा हूँगा, जो इंटरव्यू में अल्फाज यूज़ कर रहे हैं वही अल्फाज मेरे सिस्टम में आ रहे होंगे, जो गोरा आपसे पूछ रहा होगा वो सिस्टम में आ रहा होगा। आपसे पहले बजाय कि आपको पता हो वीज़ा लगा है, पहले हमें पता लगा कि वीज़ा लगा है। झूठ का लेवल चेक करें आप। जब झूठ का लेवल यहाँ तक पहुँचा, मैंने कहा भाई मेरे इतना झूठ बोले इतना बर्दाश्त हो। मैं कहा मुझे जानते हैं, कहता नहीं। मैं कहा मैं आप समीर चौधरी है, मैक्स वीज़ा ऑफिसर हूँ, ये जो आप बातें बोले सारी झूठ है। कहता मुर्शद मैं कैसे जानते हो? कहते सर मुर्शद आपके व्हाट्सएप आते रहते हैं हमारे पास। मैं कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? उतना उसको मैंने समझाया, वो बेचारा एंड में मेरा वो शागिर्द बन गया। देखिए झूठ इस तरह होता ही नहीं है, एक सिस्टम ही नहीं है इस तरह का। लिहाजा इंटरव्यू आपने पास कर लिया, वीज़ा एम्बेसी में ऑन द स्पॉट 2 दिन बाद पासपोर्ट आप जमा कर लेना, उसके बाद वीज़ा आपको मिल जाना है। लिहाजा एजेंटों कंसल्टेंट फेक लोगों से बचें, खुदा का वास्ता है। हर बार वीडियो में क्लाइंट को बताता हूँ कि बचें। दूसरी बात, वीज़े की स्टिकर की शक्ल कभी नहीं बताती कि वो फेक है ओरिजिनल। हाँ तब बताती जब खुद कोई, अब कल एक वीज़ा आया था उस पर वो वर्कर खत लिखा हुआ था, स्पेलिंग अलग से वर्कर के, वो फेक निकल आया। इस तरह आप नहीं जज कर सकते, बट आप इसको बैकग्राउंड में जाएं। जब मुझे क्लाइंट कॉल करता है, जब मुझे चेक कराता है वीज़ा, मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, सर आप ये किस तरह, जब बताता ना मेरा बायोमेट्रिक हुआ है, अगर बायोमेट्रिक भी हुआ तो ईमेल किधर है? ईमेल बनी फिर फेक है। ठीक है, ये मेरा फोकस था बताने को कि प्लीज़ जब तक आप चीज़ों को खुद हैंडल ना करें, किसी भी मत छोड़ें। इस फील्ड के अंदर 99.9% फ्रॉड आजकल ज़्यादा हो रहा है, कोई कारोबार नहीं है लोगों का। आजकल ये लोगों ने कारोबार, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी छोड़ के इसमें शुरू हो गए हैं। आजकल अच्छा फ्रॉड है, नहीं झूठ बोल दें, हल्का सा आप क्या कहते हैं उसे, लोगों को मुतमईन करना शुरू कर दें, आप ज़्यादा मुतमईन करना शुरू कर दें, लोग इसमें आपकी बातों में आ जाते हैं। लिहाजा खुदा का वास्ता मेरे हाथ जोड़ता हूँ, मत ट्रस्ट करें ऐसे लोगों के ऊपर। मैं किसी को पॉइंट नहीं करता, बट ये कि जितनी क्वेरीज आती हैं, जितनी कॉल्स आती हैं, मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द कॉल्स फेक ही होती हैं। वो मैं जब उनको कहता हूँ फेक, परेशान हो जाते हैं। एक लड़का मुझे ऐसा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, क्यों क्या हुआ? कहते सर मैंने 5 लाख रुपये दिया हुआ है इसको। यकीन माने मैं आपको क्या बताऊँ, लब बचे इन लोगों से। आते हैं दूसरी तरफ मैसेंजर्स वगैरह पे, व्हाट्सएप पे आजकल आप लोगों को जो है ना वो बाहर के नंबरों से व्हाट्सएप आता है कि वो शो करता है कि मैं कनाडा बैठा हूँ या USA बैठा हूँ या ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ। आप उसकी से गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं, चैट करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि बंदा जेन्युइन है या गोरा है। ऐसे लोगों से डील मत करें। ये आपकी गली मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, यहीं पे ये नेट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे व्हाट्सएप इनका होता है, बाहर का व्हाट्सएप होता है इनके पास। वो कहते हैं कि वीज़ा हम दे देंगे, एडवांस की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं ठीक है। वो आप उसको पासपोर्ट कॉपी देते हैं, वो आपको 2-4 पेपर अच्छे से वो बना के वर्क परमिट के दे देते हैं। आप कहते हैं इतना फिर पिक्चर आ गई मैंने इसके ऊपर, वो यानी मेरे 500 फीस है। अब वो आप कहते हैं यार इस लड़के जो मुझे विदाउट एडवांस ले रहे हैं, उसने डॉक्यूमेंट रेडी करके दे दिए मुझे, तो मैं फ़ीस तो बनती देना, आप 500 दे देते हैं उसको। फिर आप नेक्स्ट डील चलते चलते यकीन माने ये फेक है, झूठ है, सबसे बड़ा फ्रॉड है ये। कोई ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट फेक बनने में टाइम नहीं लगता। ऐसे लोगों से डील मत करें। जब वो पैसे मंगवाते हैं आपसे, बताते हैं वो कनाडा के हैं, पैसा वो मंगवा रहे हैं जायज़ पैसे के ज़रिए। मैं कितनी मिसालें आपको दूँ। एक बंदे ने जायज़ कैश के ज़रिए 7.5 लाख रुपये दिया है एक बंदे को। वो कहता है मैं कनाडा बैठा हूँ, हालांकि वो इधर गली मोहल्ले में घूम रहा था, यहाँ पे उसी गली मोहल्ले में। ये गलत है। प्लीज़ मत किसी व्हाट्सएप, इंटरनेशनल व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक पे गोरे की तस्वीर देख के, गोरे का नाम देख के मत समझे गोरा है। वो यकीन माने पाकिस्तानी भाई होते हैं हमारे, या इंडियन हो गए, बंगाली होगा, वो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं। जब उनको कॉल करते हैं, इंग्लिश ही नहीं आती है उनको, कैसे लोगों से डील कर लेते हैं इस तरह आप। सिर्फ आप लोगों का मसला क्या है? लालच।
सॉरी टू से, लालच में मत आएँ। आपको वो लालच देते हैं, आप यकीन कर लेते हैं इसके ऊपर। जब सच्चाई, जो बंदा सच बताता है उस पर यकीन नहीं करते आप, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच मुश्किल होता है। जो झूठ है वो आसान होता है। मैं भी कह दूँ जी वीज़ा 100% ये वो, आप यकीन कर लेंगे, बट इस तरह नहीं होता। व्हाट्सएप, ईमेल से बचें, उन लोगों से बचें जो आपको बिना देखे बिना मिले आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भिजवा रहे होते हैं, अच्छे पिक्चर्स भिजवा रहे होते हैं। वो कोका कोला की कंपनी सेलेक्ट कर रही है, पिज़्ज़ा हट सेलेक्ट कर रहा है, ये नहीं सिलेक्ट करते पाकिस्तान से, ये बाहर से सिलेक्ट नहीं करते। और ऐसे सिलेक्शन के तरीक़ेकार ये नहीं है। एक आजकल एक और फ्रॉड हो रहा है, ये $100 फीस देते हैं। अब $100 अफोर्डेबल है, 16-17 हज़ार रुपये हर बंदा अफोर्ड कर लेता है। वो आपको ये नहीं पता कि 100 भी फेक डॉक्यूमेंट आप पे कर रहे हैं और कितने लोग पे कर रहे हैं उस बंदे को। नहीं, ऐसे ये लोग नहीं ठीक। बचें इन लोगों से, मैं तो कह के थक गया हूँ। बचें ऐसे लोगों से, फ्रॉड से बचें। आजकल फ्रॉड पीक पे है। प्रॉपर तरीक़ेकार से अप्लाई करें, खुद सेलेक्ट करें बंदे को, एक दफ़ा मीटिंग करें, 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, मिलें, कड़ी से कड़ी मिला के रिजल्ट निकालें, तब रिजल्ट मिलेगा आपको। यकीन माने, वीज़ा रिजेक्ट की जो रिजेक्शन होती है उसकी खबर ज़्यादा मार्केट में फैलती है। क्यों? एक एजेंट 100 केस अप्लाई करता है, एक एजेंट 100 केस अप्लाई करता है, जेन्युइन लोग 10 होते हैं। अब वो 100 भारी है मार्केट के ऊपर। जब वो 100 रिजेक्ट होंगे वही फैल मार्केट में मौजूद होते हैं ना, हमारा रिजेक्ट हो गया, मगर कभी रीज़न नहीं देते आपको किस बेस पर रिजेक्ट हो गया। जो 5 जेन्युइन होते हैं उनसे 3 लग जाते हैं, वो चले जाते हैं। तो पीछे जिस 100 का 100 घूम रहा होता टोला यहाँ पे। इसलिए वीज़ा आप खुद ब खुद से आइडिया मत लगाएं, वीज़ा अप्लाई करें दोस्तों, यकीन करें। बड़े अच्छे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे लोग बैठे हुए हैं, खुद अप्लाई करें, छोड़ें, खुद अप्लाई करें। गूगल से हेल्प ले, यूट्यूब से हेल्प ले, अब सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आप वहाँ से हेल्प लेकर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आज दूसरी ईमेल वाली बात करूँ आपके साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बट यकीन करें मैंने कहा बताऊँ आप लोगों को, बहुत तंग आ गया था डेली कॉल्स, ये फजूल बता समझा हम थक गए हैं। अल्लाह पाक अब हिदायत दे आप लोगों को भी, उन लोगों को भी हिदायत दे जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो लालच में आके ये काम करते हैं। 2 क्लाइंट थी जी, बहन भाई तो चले गए थे यहाँ से। एक उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ, एजेंट नहीं, प्री प्लान हुआ सारा कुछ, ये प्री प्लान हुआ है उनका जनाब। यहाँ से वीज़ा मुहतरम ने कनाडा अप्लाई किया, एजेंट ने डन बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसने कहा जी मेरी इंडोनेशिया में लाइन है, मेरी इंडोनेशिया में लाइन है, कैनेडियन एम्बेसी में, मैं वहाँ पर ले जाता हूँ आप लोगों को और वहाँ पर वीज़ा दिलवा दूँ। वो अगेन वही बात है, उनकी बातों में आ गए, चले गए बहन भाई यहाँ पे, शायद सुन रहे होंगे भी दोनों बहन भाई। चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे जब गए तो चूँकि अब मैंने ऑलरेडी कहा था आप लोगों को बायोमेट्रिक नहीं है, हो गए बायोमेट्रिक, 10 ईयर्स वैलिड है। अब दुनिया में किसी भी कोने में जाएंगे आपके बायोमेट्रिक नहीं होंगे। जब बायोमेट्रिक नहीं होंगे तो फिर आप वहाँ से जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे। होटल में रुके, इंडोनेशिया का वीज़ा अप्लाई किया, चले गए इंडोनेशिया, होटल में रुके। होटल में रुकने के बाद 4-5 दिन बाद उसने वीज़ा पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट ले लिया। 10 दिन बाद वीज़ा आ गया उनका। संडे वाला दिन था, मोस्टली मैं संडे कॉल अटेंड नहीं करता। कॉल आ रही है, बार कॉल आ रही है, मुझे गुस्सा आया, मैं अटेंड किया। मैं यार तुम्हें मतलब सॉरी से मैं कहा तुम्हें यार शर्म तमीज़ नहीं है, मैं संडे का समीर भाई मेहरबानी करने का मसला है, बताएं। कहती मैं ये चेक करी वीज़ा मेरा जेन्युइन है नहीं जेन्युइन, सिर्फ इतनी सी बात की, चेक करी स्टिकर ये मेरा वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं। जब मुझे कॉपीज़ आई, शक्ल तो बहुत परफेक्ट थी, स्टिकर बिल्कुल जेन्युइन स्टिकर था, मगर मुझे डाउट था, बच्चे की एज कम थी, कैसे कहने का वीज़ा लग गया उसका। दूसरी बात, मैंने कॉल बैक की, मैंने डिटेल बताओ तुम कहाँ पे हो। उसने कहते मैं इंडोनेशिया पे हूँ विजिट वीज़े पे। मैंने कहा पहला पॉइंट ये गलत कि विजिट वीज़े पे उस मुल्क से आप कोई भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास कोई भी वीज़ा हो, अगर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं उस मुल्क का विजिट वीज़ा हो, आप वहाँ तीसरा कंट्री अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस आपके पास रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट हो, वो भी 6 मंथ का पीरियड होना चाहिए। तो पहली बात तो ये गलत कि आप विजिट वीज़े पे इंडोनेशिया में वीज़ा मिल ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, बायोमेट्रिक कहता पाकिस्तान से रिजेक्ट हो गया है हम लोग। मैंने कहा ये बायोमेट्रिक तो नहीं होने, आपके तरह नहीं होने। ईमेल आई है, मैंने कहा आप लोगों को कि उसके आपकी डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। कहता हाँ ईमेल आई है। यकीन उस एजेंट को दाद दूंगा, इस एजेंट ने काम किया है। ईमेल उसकी वाकई ईमेल आई थी। मैंने 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं वो ईमेल देखी। मैंने कहा यार ज़रूर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ईमेल जब मैंने देखी तो ईमेल के अंदर एक स्पेलिंग की मिस्टेक थी। स्पेलिंग की मिस्टेक मैंने फ़ौरन बताया, मैं कहा ये ईमेल इमिग्रेशन की ईमेल नहीं है, आप ये वीज़ा फेक है। अब इशू क्या पे आया यहाँ पे? इशू दोस्तों यहाँ पे ये आया, इशू यहाँ पे ये आया कि पासपोर्ट उसने दे दिए एजेंट को, खुद होटल में बैठे हुए हैं, राइट। अब पासपोर्ट मिलेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। एक पॉइंट मेरी बात पे गौर करना, पासपोर्ट मिलेंगे तो पाकिस्तान आएंगे। अब इनके तय था कि वीज़ा लगने के बाद पेमेंट देंगे। 28 लाख पेमेंट डन की थी उन्होंने उसके साथ, 28 लाख 2.8 मिलियन।
पासपोर्ट, अब वो समीर भाई मुझे वो मेरे पे साथ डिपेंडेंट था। मैं कहा यार एक काम करो, टेंशन मत लो, तुम उसको बोलो कि वीज़ा ठीक है, हमें पाकिस्तान जाने दो, पेमेंट वहाँ से देंगे आपको। वो उसने कोई बातचीत लाई, एजेंट मेरे ख्याल से नहीं माना, इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, अगर एक्सपायर होते वो इलीगल होते तो ये तो पकड़े जाते वहाँ पे। दोनों बहन भाई बड़े परेशान। मैंने कहा टेंशन ना लो, आप ना कोई हल निकालो। उसने खैर मेरे ख्याल से मेरे जो ज़्यादा मुझे याद पड़ता है, उसने अब डेफिनेटली पासपोर्ट लेंगे तो पाकिस्तान आएंगे, फ्लाई होंगे यहाँ से। उसने 5 लाख रुपए दिया उनको पासपोर्ट लेने के लिए। दोस्तों मेरी बात पे गौर करना यहाँ पे आप, जब पासपोर्ट मिले तो वो स्टिकर पासपोर्ट पे नहीं था। जब पासपोर्ट वापस किए एजेंट ने, वो स्टिकर पासपोर्ट पे नहीं था। किया एजेंट ने, दूसरा पासपोर्ट लिया, स्टिकर लगाया उनके नाम का, उनको दिखा दिया, व्हाट्सअप किया कि प्लीज़ वीज़ा लगी, पेमेंट करें। अगर वो पेमेंट कर देते फिर भी पासपोर्ट नहीं मिलना था उनको। तो उसने फेक पासपोर्ट लेकर उनका स्टिकर लगाया, उसके ऊपर जेन्युइन पासपोर्ट साइड पे रखा, क्योंकि उस एजेंट को पता था कि अगर मैं जेन्युइन स्टिकर, अगर फेक स्टिकर लगाता हूँ उनके जेन्युइन पासपोर्ट पे, तो ये अगर मैं उतारूंगा तो पकड़ा जाऊँगा। बड़ी उसने गेम के साथ लगाया। वो दोनों बहन भाई 5 लाख लेके पाकिस्तान वापस आए हैं। अब मुझे उन्होंने कॉल की कि एजेंट तो ये कर रहा है। इससे अच्छी बात सुने, इससे मज़े की बात सुने। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस एजेंट, उस इन क्लाइंट ने उन एजेंट को बताया कि समीर, मुझे लगता है कि समीर जो है हमें बताया है। उस एजेंट ने हमारे क्लाइंट को, हमारे स्टाफ को फ़ोन किया कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ, मैं वीज़ा लगवा के दूँगा आप लोगों को। मैंने ये जो है उसको कोशिश की 4 से 5 महीने। मैंने बात खुद मेरे से बात करता था, क्लाइंट वो स्टाफ से ज़्यादा बात करता था। हमने कहा घेरते हैं इसको बुलाओ ऑफिस, इसको ताकि ऑफिस आए ताकि कम से कम पूछें। बड़ी कोशिश किसी का पाकिस्तान आ रहा हूँ, मैं मिलूँगा, आज तक ना वो हमें मिला। ये लोग काम कैसे करते हैं, ये आपको दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, और दूसरे मुल्क में ले जाते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं हम लगवा के देंगे वीज़ा। फ्रॉड हो जाता है आप लोगों के साथ, ना वीज़ा लगता है, ना कोई तरीक़ेकार है। दोस्तों इन लोगों से बचें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आप लोगों को हिफ्ज़-ए-मान में रखें। पैसा आपका हराम का नहीं, हलाल का पैसा है, बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। हमारा मुल्क वैसे ही गरीब है। अपने पैसे को जो आपने खर्च करना है, फूंक फूंक खर्च करें, चेक करें कहाँ पे जेन्युइन बंदे के साथ खर्च करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो, आज की जो हम वीडियो, डिटेल वीडियो आप ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।